कि नेहरू जी ने वो प्रस्ताव क्यों ठुकराया था, मैं उसका उत्तर देता हूं। मौलाना आजाद जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1946-47 में, जिस समय देश का पार्टीशन और स्वतंत्रता हुई, और जो कांग्रेस के आखिरी मुस्लिम अध्यक्ष थे, यह भी कह दूं क्योंकि इधर बहुत मुद्दा बनाया जाता है, उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में यह लिखा है कि जब शेख अब्दुल्ला महाराजा हरि सिंह के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे थे 1946-47 में, तो शेख अब्दुल्ला ने को गिरफ्तार कर लिया था महाराजा हरि सिंह ने। नेहरू जी बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि एक फैक्ट ध्यान रखिए, नेहरू 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की बागडोर नेहरू जी के हाथ में आ गई थी। उसके लिए पर्सनली गए दबाव बनाने श्रीनगर पे, जिससे महाराजा हरि सिंह चिढ़ गए थे। यह किसने लिखा है? मौलाना आजाद ने। और उन्होंने लिखा कि हम लोगों को भी यह बात बुरी लगी और मैंने यह समझाने का प्रयास किया नेहरू को कि यह समय बुरा मानने का नहीं है, बल्कि कश्मीर के मामले को सॉर्ट आउट करने का है। अब दूसरा आपको उदाहरण देता हूं। उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बाद में नेहरू जी की सरकार के मंत्री रहे वीएन गाडगिल, उन्होंने अपनी किताब द गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा है कि महाराजा हरि सिंह तो भारत में विलय करने के लिए तैयार थे, परंतु नेहरू जी उसमें रुचि नहीं ले रहे थे। यह कौन कह रहा है? नेहरू का मंत्री। अब तीसरा आपको उदाहरण बता दें, आपने मेहरचंद महाजन जी का नाम लिया, जो उस समय कश्मीर के प्रधानमंत्री थे, बाद में भारत के चीफ जस्टिस भी बने। उन्होंने अपनी किताब द लुकिंग बैक में लिखा कि 24 अक्टूबर 1947 को वो विलय का पेपर लेकर आ गए। 2 दिन तक नेहरू जी निर्णय नहीं किए, क्योंकि उनकी शर्त यह थी कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपी जाए, उसके बाद ही वो विलय पे साइन करेंगे। और जब मेहरचंद महाजन जी ने कहा कि श्रीनगर पे कबायलियों का कब्जा हो जाएगा, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उन्होंने लिखा कि नेहरू कहते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं, कब्जा हो जाएगा फिर भी छुड़वा लेंगे। तो महाजन ने कहा कि वो जो तबाही होगी उसकी भरपाई कैसे होगी। उसके बाद महाजन ये कहते हुए उठने लगे कि अगर आप तुरंत सेना भेजने को तैयार नहीं है तो मैं जिन्ना के पास जाता हूं कि यदि वो श्रीनगर में फंसे हुए हिंदुओं को सेफ पैसेज दे सके तो सरदार पटेल ने बकौल महाजन जी बगैर नेहरू जी की तरफ देखे कहा कि आप पहुंचिए और हम सेना भेज रहे हैं। अब मैंने मौलाना आजाद को कोट कर दिया, नेहरू जी के मंत्री को कोट कर दिया, और उस समय के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के, जो भारत में बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, उनको कोट कर दिया। अब इसमें और एक फैक्ट ये कह देता हूं, जो कोई भी व्यक्ति कोट अनकोट सब छोड़िए, अगर रियासतों के विलय का महकमा सरदार पटेल के पास था तो केवल कश्मीर नेहरू ने अपने पास क्यों रखा? यह अपने आप में संदेह पैदा करता है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस बना ही 24 अक्टूबर 45 को था। सन 47 तक जरा मुझे रिसर्च करके बताइएगा कितने मुद्दे गए थे यूनाइटेड नेशंस में। कोई मान्यता नहीं थी यूएन की 47 तक, उसे कोई मानता नहीं था, ना चाइना मान रहा था, ना सोवियत ब्लॉक मान रहा था। हम खाम में चल दिए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और एक और उदाहरण बता दीजिएगा, कभी ऐसा उदाहरण जब बड़ा मुल्क और जिसकी फौज जीत रही हो यूएन में गया हो। हम ही ने यह महान काम करके दिखाया। इसलिए अगर कॉमन सेंस यानी सहज बुद्धि से देखें अथवा उस जमाने के रेफरेंसेस से देखें तो दूध का दूध पानी का पानी दिख जाता है।